करने लगोगे, जहाँ चाहोगे वहीं अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकते हो। महर्षि भारद्वाज जी मंगल ग्रह पर गए, वहाँ की मिट्टी का अध्ययन कर रहे थे, सूक्ष्म पार्टिकल को वहाँ से डिटेक्ट करके लेके आए थे। चंद्रमा पर जाते थे, वहाँ के सूक्ष्म पदार्थों तत्वों का अध्ययन करते थे। महर्षि भारद्वाज जी के अनुसंधान केंद्र में बनाए गए जो विमान थे, वे इस गैलेक्सी की यात्रा किया करते थे। प्राचीन जितने भी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे, अलग अलग विमान थे, वे पार्टिकल के स्तर पर जाकर बनाए जाते थे। वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व के स्तर पर बनाए जाते थे। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बेसिस पर बनाई गई तकनीकें थी। उन्हें चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। महाभारत के युद्ध में जो भीम थे, जब उनका पुत्र घटोत्कच मारा गया, तो पांडुपुत्र भीम ने जो विमान बनाए थे घटोत्कच के साथ, उन दोनों विमानों को उन्होंने अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह के बीच एक कक्षा में यात्रा कर रहा है आज भी, और उस विमान की आयु 1,00,000 वर्ष है। महाराजा जो गणेश थे, महादेव शिव जी के पुत्र, उनके पास एक मूषक था, चूहा था, जिस पर वे यात्रा किया करते थे, ब्रह्मांड में दूर दूर तक जाते थे। मूषक वास्तव में एक यंत्र था, वो कोई चूहा नहीं था। जो अर्जुन थे, वे मंगल ग्रह पर जाकर 3 वर्ष रहे थे, क्योंकि मंगल ग्रह का जो विज्ञान था वो पृथ्वी के विज्ञान से 100 साल हमेशा आगे। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में प्राचीन विज्ञान के बारे में, ऐतिहासिक टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ वेपन्स के बारे में ऐसी जानकारियाँ दी जाएंगी, ऐसा खुलासा किया जाएगा जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो। ये वीडियो काफ़ी अनुसंधान के द्वारा बनाई गई है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सभी ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बारे में सुना होगा, एलोन मस्क की स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा, भारत की इसरो के बारे में जानते होंगे, चीन की CNES हो गई, इसी तरह रूस की भी, अलग अलग देशों की अपनी स्पेस एजेंसियां हैं। उन स्पेस एजेंसीज के द्वारा ब्रह्मांड में स्पेस साइंस का पता लगाया जाता है, ग्रहों के बारे में, गैलेक्सियों के बारे में। इस संसार में उद्योगपतियों सहित सभी सरकारें या फिर अलग अलग देशों के वैज्ञानिक सब लोग मिलकर ये सोच रहे हैं कि किस ग्रह पर हमारा अधिकार हो जाए, किस प्लेनेट को हम कब्जे में ले लें। गैलेक्सी में जितने भी ग्रह जिसके पास अधिक मात्रा में रहेंगे, जिसके अधिकार में, वही इस धरती पर महाशक्ति कहलाएगा, इस धरती पर राज करेगा। इसीलिए स्पेस एजेंसीज में अंतरिक्ष विज्ञान की एक होड़ लगी हुई है। आगे चलकर ये भयानक भी हो सकता है। दूसरी तरफ पार्टिकल फिजिक्स को देखें, सूक्ष्मता की दुनिया को देखें, तो लार्ज हेड्रन कोलाइडर हो गया सर्न में, जो जिनेवा में रिसर्च हो रहा है, या फिर अलग अलग देशों के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वे अलग अलग पार्टिकल को, मॉलिक्यूल, आयन, एटम को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। जैसे टेक्योन हो गया, ग्रेविटॉन हो गया, फोटॉन हो गया, आज के वैज्ञानिकों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल को वे डिटेक्ट करके अपने नियंत्रण में ले लें। लेकिन फिर भी संसार में इसको डेवलप करने का, इसको कंट्रोल करने का, एकत्रित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक पार्टिकल फिजिसिस्ट इसके प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे एटम बम हो गया, और भी कुछ तकनीकें हो गई, ये एटम मॉलिक्यूल के बेसिस पर बनाई गई हैं। तो सोचिए, अगर पार्टिकल के बेसिस पर बनाई जाए, उससे भी सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को एकत्रित करके कोई अगर टेक्नोलॉजी बनाई जाए, तो वो कितना भयानक होगी, कितना रहस्यमयी होगी। ब्रह्मांड के पूरे रहस्य उससे खोल सकते हैं। लेकिन अलग अलग पार्टिकल को, कणों को, या फिर वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब को डिटेक्ट करना इतना सरल भी नहीं है। आज का वैज्ञानिक तो असुर पदार्थ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया, वैक्यूम एनर्जी हो गया, इसको डिटेक्ट करने की बात अपने मन में लाते भी नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकों ने जो आज तक संघर्ष किया है, निश्चित रूप से संघर्ष की वजह से वे सराहनीय हैं, क्योंकि ये संसार का अद्वितीय कार्य है। इसी पर अगर मैं कहूँ कि जो प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, उनका विज्ञान इतना विस्तृत था कि वे डार्क मैटर तक के पदार्थों को इकट्ठा कर लेते थे। आज के वैज्ञानिक जिन सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, उसे पता ही नहीं है कि क्या भविष्य में ये भी पॉसिबल है कि इसे डिटेक्ट कर लिया जाए।
ऋषि मुनि महापुरुष लोग उसे भी डिटेक्ट कर लिए थे, अलग अलग वेपन्स का निर्माण किए थे। आगे मैं जो भी ऐतिहासिक वेपन्स के बारे में, रहस्यमयी तकनीकों के बारे में चर्चा करूंगा, हो सकता है आप लोगों को विश्वास ना हो, क्योंकि ऐसे वेपन्स के बारे में, ऐसे विज्ञान के रहस्यों के बारे में आप लोगों ने पहले कभी सुना ही नहीं। जो भी गहरा विज्ञान मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को अपने प्राचीन महापुरुषों में, उनके ज्ञान विज्ञान में रुचि है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। अभी तक आप सभी ने अलग अलग स्पेस एजेंसीज के बारे में सुना होगा। कोई कहता है कि 2030 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेज देंगे, कोई कहता है कि 2035 तक भेज देंगे, कोई कहता है कि वहाँ पर कॉलोनी बसा देंगे। लेकिन क्या आप सभी जानते हो, महर्षि भरद्वाज, महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य, महर्षि वशिष्ठ जी, इन लोगों की अंतरिक्ष विज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं थी। इनके एक नहीं, दो नहीं, कई कई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में घूमा करते थे। प्राचीन महापुरुषों के पास ऐसे ऐसे विमान थे जिसके द्वारा वे मंगल ग्रह पर जाकर रहते ही थे। रामायण के काल में ऐसा जिक्र है कि महर्षि भरद्वाज जी मंगल ग्रह पर गए, वहाँ की मिट्टी का अध्ययन कर रहे थे, सूक्ष्म पार्टिकल को वहाँ से डिटेक्ट करके लेके आए थे। चंद्रमा पर जाते थे, वहाँ के सूक्ष्म पदार्थों, तत्वों का अध्ययन करते थे। यहाँ तक कि महाभारत काल में जो भीम थे, पांचों पांडवों में जो भीम थे तीसरे स्थान पर, उनके जो पुत्र घटोत्कच थे, उन दोनों ने मिलकर 2 विमान बनाया था। आज भी वो विमान चंद्रमा और मंगल ग्रह के बीच उसकी कक्षा में यात्रा कर रहा है। अभी मैं वीडियो के अंत में इसका प्रूफ भी दूंगा। यहाँ तक कि महर्षि भरद्वाज जी के अनुसंधान केंद्र में बनाए गए जो विमान थे, वे इस गैलेक्सी की यात्रा किया करते थे। यहाँ से चंद्रमा पर जाते थे, चंद्रमा से मंगल ग्रह, मंगल से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अलग अलग ग्रहों की यात्रा करके फिर वे ध्रुव तारे तक जाते थे। इस गैलेक्सी में जितने भी अलग अलग तारे हैं, वशिष्ठ हो गया, अरुणी हो गया, ऐसे ही बहुत से अलग अलग तारे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, जहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी का विमान जाके यात्रा करता था। उस विमान में लोग भी बैठते थे। जो लोग कहते हैं कि इन विमानों का प्रूफ कहाँ है, इनका प्रमाण क्या है, धरती तो वैसी की वैसी ही है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन जितने भी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे, अलग अलग विमान थे, वे पार्टिकल के स्तर पर जाकर बनाए जाते थे। वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व के स्तर पर बनाए जाते थे। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बेसिस पर बनाई गई तकनीकें थी। उन्हें चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। आप में से जो लोग फिजिक्स को पढ़े होंगे, अंतरिक्ष विज्ञान में आपकी रुचि होगी, आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। जब हम पार्टिकल या उससे सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो वे तकनीकें क्लीन एनर्जी से चलती हैं। वहाँ पर डीजल, पेट्रोल, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके हर एक पार्ट, उनका ईंधन, सब कुछ इन्हीं सूक्ष्म तत्वों के आधार पर बनाया जाता था। समय आने पर इन विमानों को नष्ट भी कर दिया जाता था। महाभारत के युद्ध में जो भीम थे, जब उनका पुत्र घटोत्कच मारा गया, कर्ण के द्वारा, जो एक दिव्यास्त्र था, उसे मारा गया, तो पांडु पुत्र भीम ने जो विमान बनाए थे घटोत्कच के साथ, उन दोनों विमानों को उन्होंने अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह के बीच एक कक्षा में यात्रा कर रहा है आज भी। और उस विमान की आयु 1 लाख वर्ष है। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है। वर्तमान में आप किसी रॉकेट, विमान या फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को ही कहीं एक स्थान पर स्थिर छोड़ दो तो बहुत अधिक 1000, 2000, 4000 सालों में वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो प्राचीन महापुरुषों की तकनीकें हुआ करती थी, वे सूक्ष्म पदार्थों के आधार पर हुआ करती थी। उनकी आयु 1 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 1 करोड़ वर्ष और 2 करोड़ वर्ष तक हुआ करती थी। तो ये है ऋषियों का महान विज्ञान। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप लोग जिन महादेव शिव जी को जानते हैं, जिनकी आज संसार में पूजा की जाती है, लोग अलग अलग स्तर पर उनकी पूजा करते हैं, क्या आप लोग जानते हो वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे। कैलाश पर्वत उनकी राजधानी थी। रामायण काल में सबसे बड़े वैज्ञानिक थे वे। उन्होंने एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी विचित्र तकनीकी का निर्माण किया था जो सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों की ध्वनियों तक को सुन लेता था।
आप लोग जानते होंगे पूरी सृष्टि देव और असुर पदार्थों से बनी हुई है। असुर पदार्थ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, दूसरी तरफ वैक्यूम एनर्जी है, अलग अलग पार्टिकल हैं। तो इन सूक्ष्म तत्वों का आपस में अट्रैक्शन इंट्रैक्शन होता रहता है, आपस में युद्ध हुआ करता है। महान वैज्ञानिक महादेव जी का वो यंत्र इन सूक्ष्म देवताओं की आवाज़ को सुन लेता था। आप सभी ये जानते ही होंगे कि पूरी सृष्टि सूक्ष्म इंस्टिंक्ट से बनी है, वैदिक मंत्रों से बनी है। तो सृष्टि में जितने भी देव असुर पदार्थ है उनका आपस में युद्ध होता रहता है, या फिर अलग अलग जब पार्टिकल बनते हैं उनके अंदर भी आपस में संघर्ष होता रहता है। महादेव शिव जी का वो यंत्र उसके अंदर की ध्वनियों को, वैदिक मंत्रों को सुन लेता था। सृष्टि की ध्वनियाँ ठीक ऐसे ही हैं। जब इंद्र और वृत्र तत्व का आपस में युद्ध हो रहा होता है, अलग अलग देवता वहाँ पर उपस्थित होते हैं, सभी असुर वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो संस्कृत के अक्षरों में ऐसा सुनाई देता है कि उसे मारो, उसे भगाओ, यहाँ से भागो। ऐसे ही वैदिक मंत्र सृष्टि में गूंज रहे हैं संस्कृत भाषा में। तो महादेव शिव जी का वो यंत्र उन वैदिक ध्वनियों को सुन लेता था, जिसको आज संसार के लोग कहते हैं कि उन्होंने डमरू का उच्चारण किया और संस्कृत के शब्द प्रकट हो गए। ऐसा नहीं था। उनके पास एक विशेष यंत्र था जिसके द्वारा वे वैदिक मंत्रों को सुन लेते थे। हो सकता है अगर वैज्ञानिक 200-400 वर्षों बाद ऐसी तकनीकी बना लेते हैं, हो सकता है बना भी लें, तो वे इन्हीं सोच में स्टिंग को, इन्हीं वैदिक मंत्रों को सृष्टि में गूंजता हुए सुनेंगे। जैसे इंद्र वृत्र का आपस में युद्ध हो रहा है उन पदार्थों का, उसको भी सुनेंगे। पार्टिकल गति कर रहा है, उसको भी सुनेंगे। तो वैसे ही महादेव शिव जी का वो यंत्र सृष्टि की भाषा को सुन लेता था, ईश्वरीय ज्ञान को सुन लेता था, वैदिक मंत्रों को सुन लेता था, देवों की भाषा को सुन लेता था। प्रिय दर्शकों, यहाँ तक कि जो आप लोग सुनते हैं कि महाराजा जो गणेश थे, महादेव शिव जी के पुत्र, उनके पास एक मूषक था, चूहा था, जिस पर वे यात्रा किया करते थे, ब्रह्मांड में दूर दूर तक जाते थे, पृथ्वी पर उस चूहे को दौड़ाया करते थे, उसे मूषक कहते थे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, मूषक वास्तव में एक यंत्र था, वो कोई चूहा नहीं था। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। मूषक एक यंत्र था जिसे महादेव शिव जी और उनके पुत्र गणेश जी ने दोनों ने मिलकर बनाया था। कैलाश पर्वत पर उनका एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था। रामायण काल में भगवान हनुमान भी वहां जाते थे। यहाँ तक कि उस मूषक यंत्र को बनाने में भगवान हनुमान का भी एक रोल था, एक भूमिका थी। तो उन तीनों ने मिलकर एक मूषक यंत्र को बनाया था। वो एक विशिष्ट यंत्र था, ब्रह्मांड में दूर दूर तक यात्रा किया करता था, कोई सामान्य यंत्र नहीं था, क्योंकि अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने उसे बनाया था। उसका नाम था मूषक यंत्र, वो कोई चूहा नहीं था। यहाँ तक कि महादेव शिव जी स्वयं चंद्रमा तक, मंगल ग्रह पर, ध्रुव तारे तक की यात्रा किया करते थे, वो भी योग शक्तियों के बल पर। इसी तरह आप सभी जानते होंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी जब हवन कर रहे थे तो राक्षस रक्त, हड्डी, मांस आदि को लाके फेंक देते थे। फिर वे श्री राम के पास गए और उन राक्षसों का नाश कराया। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसे सोचा, इस पर मनन चिंतन किया? कोई हवन कर रहा है, भला राक्षसों को उससे क्या लेना देना है? प्रिय दर्शकों, दंडक वन में ही महर्षि भगवान विश्वामित्र जी का बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था, जहां पर अस्त्र शस्त्रों और वेपन्स पर, अलग अलग तकनीकों पर अनुसंधान किया जाता था। जैसे आज लार्ज हेडन कोलाइडर जैसे लाइब्रेरी में, बड़े प्रयोगशाला में सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, वैसे ही महर्षि भगवान विश्वामित्र जी का जो धनुर्याग था, धनुर्याग कहते हैं अलग अलग अस्त्रों के निर्माण को। ब्रह्मास्त्र हो गया, वरुणास्त्र हो गया, आग्नेय अस्त्र हो गया, इंद्रास्त्र हो गया। ये सब पार्टिकल से सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे इंद्र तत्व हो गया, वरुण तत्व हो गया। ये वायु तत्व के स्तर के, वैक्यूम एनर्जी के स्तर के पदार्थ होते हैं, उससे भी सूक्ष्म। अगर इन्हें डिटेक्ट करके शस्त्रों में बदला गया या फिर अपने वश में किया गया तो अंतरिक्ष से आप वरुणास्त्र चलाकर वर्षा करा सकते हो, क्योंकि वरुण देवता को, वरुण तत्व को आपने कंट्रोल कर लिया, एकत्रित कर लिया, वश में कर लिया। ऐसे ही इंद्रास्त्र हो गया, इंद्र तत्व को वश में किया जाता है। अग्नेय अस्त्र हो गया, अग्नि बरसाने लगता है। ब्रह्मास्त्र हो गया, जो कि एटम बम से भी बहुत अधिक विकसित था। ब्रह्मास्त्र के चलने से उल्कापिंड, एस्टेरॉयड तक गिरने लगते थे। वास्तविकता ये नहीं है कि महर्षि विश्वामित्र जी हवन कर रहे थे, राक्षस वहां जाकर परेशान करते थे, रक्त, हड्डी, मांस आदि फेंक दिया करते थे हवन में, यज्ञ में।
वास्तविकता ये है कि जब वे ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र आदि शस्त्रों का, वेपन्स का परीक्षण करते थे वहाँ पर, उस परीक्षण के दौरान राक्षसों तक उस परीक्षण की आवाज़ जाती थी। वे राक्षस भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे पूरी तरह, और उन्हें पता चल जाता था कि ऋषि मुनि शस्त्र बना रहे हैं हमें समाप्त करने के लिए। तो फिर वे महर्षि विश्वामित्र या फिर और भी अलग अलग ऋषियों के, वैज्ञानिकों के अनुसंधान केंद्रों में जाकर उन्हें परेशान किया करते थे, रक्त, मांस, हड्डी आदि फेंक दिया करते थे, क्योंकि वे तो राक्षस मांसाहारी ही थे, मनुष्यों तक को खा जाते थे। लेकिन ऋषि मुनि, महापुरुष या ऋषिकाएँ, ये लोग पवित्र होते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते थे, बहुत बड़े योगी होते थे। तो जब इन भयानक और सूक्ष्म स्तर पर बनाए गए अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण होता था सावधानीपूर्वक, तो राक्षस लोग उसीलिए वहाँ पर जाते थे, ऋषि को डराने धमकाने के लिए। इसीलिए भगवान श्री राम को अयोध्या से लाया गया था उन राक्षसों को मारने के लिए, क्योंकि श्री राम एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी थे। उन्होंने भी उन शस्त्रों का निर्माण किया था महर्षि विश्वामित्र जी के यहाँ। रामायण काल में बने शस्त्र महाभारत काल में रखे गए थे उस समय तक। इन सूक्ष्म पदार्थों को, चाहे वे टेक्यून पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, फोटान हो, ग्रेविटॉन हो, कोई भी जो अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, फंडामेंटल तो नहीं है लेकिन जितने भी अलग अलग पार्टिकल हैं, या फिर उससे भी सूक्ष्म जाओ तो स्टिंग हो गया, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब को ग्रहण करने की, एकत्रित करने की एक विशेष तकनीकी हुआ करती थी। ऋषि मुनि अपने सामर्थ्य से, योग के बल पर, विशेष तकनीकों के द्वारा इन सूक्ष्म तत्वों को अपने वश में कर लिया करते थे। फिर इनसे अलग अलग वेपन्स बनाते थे, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते थे, अलग अलग विमान बनाते थे, जिनकी आयु लाखों साल होती थी। आप लोग विचार कीजिए, महाभारत आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले हुआ, रामायण 10 लाख वर्ष पहले, 9.5 लाख वर्ष पहले। तो इतने बीच का जो डिफरेंस है, 9 लाख, 9.5 लाख वर्ष तक वे शस्त्र वैसे के वैसे बने रहे। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है जब वे सूक्ष्म पदार्थों के आधार पर बनाए गए हों। महाभारत काल में अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण के पास खुद ही एक यंत्र था जिसे सुभोष मणि कहते थे, एक और यंत्र था जिसे सुरकेतु कहते हैं। इन यंत्रों के द्वारा वे पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर लेते थे, आपा तत्व हो गया, मॉलिक्यूल आयन को भी डिटेक्ट कर लेते थे, वायु तत्व को भी डिटेक्ट कर लेते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई यंत्रों का निर्माण किया था, कई वेपन्स का निर्माण किया था, वे भी अपने आप में रहस्यमयी थे, वैज्ञानिक यंत्र थे सबके सब। आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जितने भी वैज्ञानिक इस वीडियो को देखते हैं वे इस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, या तो इस पर कार्य कर रहे होते हैं, अगर नहीं भी कर रहे होते तो अनुसंधान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने लोगों को वैदिक विज्ञान पर विश्वास नहीं होता, महापुरुषों के ज्ञान विज्ञान पर विश्वास नहीं होता। अब आइए आज के वीडियो के मुख्य विषय को शुरू करते हैं। आप लोग आज संसार में भगवान हनुमान के बारे में देखते होंगे, अलग अलग वहाँ पर सभाएं लगती हैं, बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो भगवान हनुमान का प्रचार करते हैं, उनकी पूजा की जाती है हर जगह पर एक ब्रह्मचारी के रूप में। क्या आप लोग जानते हैं भगवान हनुमान ने एक पादुका यंत्र बनाया था जिस पर चढ़कर, जिस पर आरूढ़ होकर वे मंगल ग्रह की यात्रा किया करते थे, बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करके वापस आ जाते थे, सूर्य तक चले जाते थे वे यात्रा करते हुए उस यंत्र से। रामायण के इतिहास में ऐसा भी जिक्र है कि उसी पादुका यंत्र पर आरूढ़ होकर, उस पर चढ़कर जब वे यात्रा कर रहे थे, मंगल ग्रह पर पहुँचे, तो मंगल ग्रह पर रावण के द्वारा भेजा गया एक असुर था जिसका नाम था व्रीहिणक, ऐसा ही नाम था कुछ। उसने हनुमान जी पर हमला कर दिया। अगर उस समय भगवान हनुमान पादुका यंत्र को अदृश्य करके वहाँ से वापस नहीं आए होते, वहाँ से भागे नहीं होते, तो हो सकता है कि वहाँ पर वे मारे गए होते उसके द्वारा। तो भगवान हनुमान पादुका यंत्र के द्वारा तो यात्रा करते ही थे, साथ ही साथ वे इतने बड़े योगी थे, इतने महान वैज्ञानिक थे कि उदान, नाग, क्रिकल, कूर्म के भी शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं। जब आप लोग उदान का नाग और कूर्म के साथ, क्रिकल के साथ मेल करा दोगे तो आप लोग ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को न्यूट्रल कर दोगे और अंतरिक्ष में पाओगे। तो ये सब योगिक सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, वैज्ञानिकता के स्तर पर डिपेंड करता है कि योगी कहाँ तक जा सकता है। ये जितने भी सूक्ष्म प्राण तत्व होते हैं जो मैंने अभी 10 प्राणों के नाम बताए, शरीर में होते हैं, ये पूरी सृष्टि में भी होते हैं। इन्हीं से हमारा शरीर बना है और पूरी सृष्टि भी बनी है। कुछ लोग इन्हें वायु कह देते हैं
वायु का मतलब ये वायु नहीं जो बहती है, आपको स्पर्श का अनुभव होता है। वायु मतलब वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, उस स्तर से भी सूक्ष्म होते हैं ये प्राण। इन्हीं अलग अलग प्राणों से बल्कि डार्क मैटर की उत्पत्ति होती है, असुर पदार्थों की उत्पत्ति होती है, वैक्यूम एनर्जी, अलग अलग जितने भी पार्टिकल होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि ग्रेविटी से ग्रेविटन पार्टिकल आता है, जो उसकी उत्पत्ति का जिम्मेदार पदार्थ है, जो स्टिंग है, जो वैदिक मंत्र है, वो उदान ही है। उदान की वजह से ही ग्रेविटन पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। जो ग्रेविटन पार्टिकल के लिए उत्तरदायी होता है, वे सब यही उदान, प्राण, अपान आदि होते हैं। इन्हीं की वजह से वो उत्पन्न होता है, इन्हीं की वाइब्रेशन से। तो इन सभी पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं ये प्राण। समाधि में स्थित होकर जब इन सूक्ष्म प्राणों का आपस में मिलान किया जाता है मन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, तो हम शरीर को अपनी इच्छानुसार अंतरिक्ष में गति करा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, शरीर को बड़ा कर सकते हैं। योग दर्शन में इसकी बहुत सारी सिद्धियां हैं। एक योगी यहीं से अपने अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है, बहुत विशालकाय बन सकता है। कुंभकर्ण आदि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो ऐसे ही थे, ऐसे ही सूक्ष्म पदार्थों के आधार पर अपने शरीर को बड़ा बना लेते थे। आज वो विज्ञान समाप्त हो गया, केवल इतिहास बचा है। इसीलिए अलग अलग कहानियाँ रच दी गई कि वो बहुत बड़ा राक्षस था, दुष्ट था। राक्षस वर्ग का तो था ही, लेकिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। अपने समय का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक था कुंभकर्ण। उसने भी अलग अलग शस्त्रों के निर्माण किए थे। मंगल ग्रह पर 2 दिन में ही चला भी जाता था, आ भी जाता था। महर्षि भरद्वाज जी ये सुनकर एक बार खुश हो गए थे कि कुंभकर्ण ने 2 दिन में ही मंगल ग्रह पर चला भी गया और चला भी आया। आप लोग यहाँ से मंगल ग्रह की दूरी कैलकुलेट कीजिएगा, फिर 2 दिन से इसे डिवाइड कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 1 घंटे में वो कितना यात्रा कर रहा होगा। आज के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप सभी ये जानते होंगे कि वर्तमान समय में जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके जो अलग अलग टेलीस्कोप हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो गया और भी जितने भी टेलीस्कोप हैं, उनके द्वारा यहाँ से गैलेक्सियों को ऑब्जर्व किया जाता है। कहने के लिए तो वैज्ञानिकों ने बहुत सी गैलेक्सियों को देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन वे अभी यही नहीं बता पाएंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सूर्य होते हैं, पूरे मिला के कितने तारे हैं, इस मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितने तारे हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हो, महर्षि याज्ञवल्क्य जी का एक ऐसा विशेष यंत्र था, एक ऐसी तकनीकी थी, टेक्नोलॉजी थी, जिसके द्वारा वे 272 गैलेक्सियों को यहीं से देख लिए थे। यहाँ तक कि उन गैलेक्सियों को देखने के बाद वे ऐसा भी जिक्र कर रहे हैं कि इन 272 गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी में मैंने देखा कि 1.5 करोड़ सूर्य हैं, 1 करोड़ ध्रुव तारे हैं, उनके अलग अलग उपग्रह इतने इतने हैं, यहाँ तक वे बता देते थे। आप लोग विचार कीजिए, वो यंत्र कितना विकसित रहा होगा, कितना डेवलप्ड रहा होगा। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के जब आप प्रवचनों को सुनेंगे, उनके पुस्तकों को पढ़ोगे, तो ये सब बहुत विस्तार से मिलेगा आपको। जो आज संसार में एलोन मस्क जैसे उद्योगपति या फिर अलग अलग स्पेस एजेंसीज कहती हैं कि 2030 तक, 2035 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचा देंगे, इतने समय बाद एक अभियान शुरू होगा। क्या आप सभी जानते हो, जो अर्जुन थे, पांडु के पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर के भाई, वे मंगल ग्रह पर जाकर 3 वर्ष रहे थे। ऋषियों के विज्ञान को उन्होंने 3 वर्ष रहकर ही वहाँ से सीखा था। जब वे महादेव शिव जी से पाशुपतास्त्र ले लिए, इंद्र से अलग अलग शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली, उसी दौरान वे गए थे मंगल ग्रह पर। इंद्र किसी स्वर्ग में नहीं बैठे हैं। तिब्बत के आसपास चीन का जो एरिया है, उसे त्रिपुरी कहते थे, वहाँ पर इंद्र का शासन था। वह इंद्र बहुत बड़ा क्षत्रिय था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, योगी था। वहाँ पर भी उसका शासन था और अंतरिक्ष में भी उसकी सभा लगा करती थी। वैसे इंद्र एक उपाधि भी है, रामायण काल में भी थे, सतयुग में भी थे, लेकिन जो महाभारत काल का इंद्र था, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। अर्जुन वहाँ पर शस्त्र लेने गए थे, वहाँ से ही विमान लेकर वे फिर मंगल ग्रह पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने विज्ञान सीखा था, क्योंकि मंगल ग्रह का जो विज्ञान था वो पृथ्वी के विज्ञान से 100 साल हमेशा आगे रहता था। वहाँ के वैज्ञानिक हमेशा यहाँ के ऋषियों से, वैज्ञानिकों से आगे रहते थे। ऐसे ही समय समय पर अनेक लोगों ने अलग अलग ग्रहों तारों पर अधिकार कर लिया था। उन्हीं सब विज्ञान को जानकर एलोन मस्क जैसे लोग फिर से उन ग्रहों पर अधिकार करना चाहते हैं। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए या फिर मत कीजिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अपने लोगों को इस विज्ञान पर विश्वास नहीं होता। ये ज्ञान विज्ञान
एलोन मस्क हो गए या फिर चीन की जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हो गई, इसी विज्ञान के आधार पर बनाई गई है। प्रिय दर्शकों, ये तो वो ग्रंथ हैं जो चोरी कर लिए गए, यहाँ से वहाँ पर चले गए। रामायण के अलग अलग संस्करणों में जो हम लोगों का संस्करण है उसमें मिलावट कर ली गई, बाकी सब विज्ञान के ग्रंथ चुरा लिए गए। ये तो रहे वो ग्रंथ जो उन लोगों के हाथ लगे हैं, पांडुलिपियाँ। मैं बात करूँ उन ग्रंथों की जो श्री कृष्ण ने लिखा था, पांडु के पुत्र भीम ने लिखा था, अर्जुन ने लिखा था, भीम के पुत्र घटोत्कच ने लिखा था, बर्बरीक ने लिखा था। उन ग्रंथों में चंद्रमा पर जाने वाले विमान का विस्तृत वर्णन था कि वे कैसे बनाया जाता है, किन तत्वों के आधार पर, उसकी लाइफ क्या होती है। इसी उत्तर प्रदेश में ही वारावर्त में भीम की, घटोत्कच की बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं थी। वहाँ पर लाखों पुस्तकें थी जो लगभग 3000 साल पहले जला दी गई, अग्नि के भेंट चढ़ा दी गई। वे लोग बहुत अधिक टेक्नोलॉजियों का यूज़ हमेशा नहीं करते थे, ज़रूरत पड़ती थी तभी करते थे, लेकिन सामर्थ्य इतना था कि आज वैज्ञानिक जिन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करने की सोच भी नहीं सकता। इस धरती का कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, आप उससे कहोगे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को डिटेक्ट करने की क्या प्रक्रिया है, वो वैज्ञानिक ये कहेगा कि मैं इन पदार्थों की सूक्ष्मता को जानता ही नहीं, इन पदार्थों के बारे में विशेष जानकारी है ही नहीं, डिटेक्ट करने की बात तो बहुत दूर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि अपने प्राचीन वैज्ञानिकों का सामर्थ्य क्या रहा होगा, क्योंकि जो प्राचीन ऋषि मुनि ऋषिकाएँ महान वैज्ञानिक और योगी हुआ करते थे, अनुसंधान किया करते थे, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ थी। तो मुझे लगता है इस ज्ञान विज्ञान को देखकर, अपने प्राचीन महापुरुषों के विज्ञान को देखकर आपको भी गर्व होगा। तो यही है आज का वीडियो। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप लोगों ने सुना होगा कि ऋषि मुनि लोग इन सूक्ष्म तत्वों को कैसे डिटेक्ट करते थे, उनका एक वैज्ञानिक सामर्थ्य हुआ करता था। तो एक ही अनुरोध है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को, आज के बच्चों बच्चियों को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करो, वो भी निष्पक्ष वैज्ञानिक, जो किसी का गुलाम ना हो, किसी की बातों को आंख बंद करके प्रमाण ना मानता हो, जो वास्तविकता हो उसी को स्वीकार करता हो। तो अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा ही वैज्ञानिक बनाओ जिससे वे वैदिक विज्ञान को समझ सके। वैज्ञानिक जिन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करने की बात आज सोच भी नहीं रहे हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उसे कैसे पकड़ा जाए, एकत्रित किया जाए। उन पदार्थों को आपके बच्चे ऋषि मुनि महापुरुष या ऋषिका बनकर डिटेक्ट कर सकें, फिर से वैदिक धर्म की स्थापना कर सकें, पूरे पर्यावरण को शुद्ध कर सकें, संसार में सुख शांति की स्थापना कर सकें। जो ये लाखों गायें मारी जा रही हैं, या फिर आगे जो नरसंहार की क्रांति की संभावना बन रही है, इन सब में सनातन धर्म एकत्र हो सके, उसके लिए वैज्ञानिक सामर्थ्य उत्पन्न करना ही होगा। प्राचीन ऋषि मुनि लोग मूर्ख नहीं हुआ करते थे, वे लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, अस्त्र शस्त्रों का, वेपन्स का निर्माण कर देते थे। आज का वैज्ञानिक जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो यही सब है जानकारियाँ। मुझे लगता है ब्रह्मांड विज्ञान का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।